डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11 के बायोलॉजी विषय के अगले चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। अगला चैप्टर जो है देखेंगे दूसरा चैप्टर है और दूसरे चैप्टर का जो नाम है जीव जगत का वर्गीकरण है। जीव जगत का वर्गीकरण है या इसी को कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो ये नई चैप्टर है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। पहला चैप्टर हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। देखिए वर्गीकरण क्या है, पहले ये जाने क्लासिफिकेशन क्या है। तो जीवधारियों के लक्षणों के समानता तथा विषमता के आधार पर अलग अलग समूहों में बांट लेने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं या क्लासिफिकेशन कहते हैं। जीवधारियों के लक्षणों के समानता तथा विषमता के आधार पर अलग अलग समूहों में बांट लेने की क्रिया को क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं या क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो ये तो वर्गीकरण हो गया और यहाँ पे हमें जीवों का वर्गीकरण अध्ययन करना है। तो जीवों के वर्गीकरण करने के लिए कुछ विशेष प्रकार की पद्धतियाँ होती हैं। इन्हीं पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। वैज्ञानिक जो होते हैं, जब भी जीव वैज्ञानिक जो होते हैं जीवधारियों का वर्गीकरण करते हैं तो कुछ पद्धतियों का उपयोग करते हैं, कुछ सिस्टम्स का उपयोग करते हैं। इन्हीं सिस्टमों से जीवधारियों का क्लासिफाइड किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। तो अगला हेडिंग जो होगा देखेंगे वो होगा जीवों के वर्गीकरण की पद्धतियाँ। जीवों के वर्गीकरण की पद्धतियाँ, सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म लिख दिया जाए, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म देखेंगे। जीवधारियों के वर्गीकरण करने के लिए मुख्य रूप से 3 पद्धतियां प्रचलित हैं। इन्हीं पद्धतियों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। कौन कौन से पद्धतियां हैं? पहला है कृत्रिम, दूसरा जो है प्राकृतिक और तीसरा जो है जाति वृत्ति, ठीक है। कृत्रिम को आर्टिफिशियल कहते हैं पद्धति और प्राकृतिक को नेचुरल सिस्टम कहते हैं और तीसरा फाइलोजेनेटिक है। इन्हीं तीनों पद्धतियों के बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो पहला जो होगा देखेंगे, पहला जो होगा कृत्रिम पद्धति। कृत्रिम पद्धति इसी को हम कहते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम कृत्रिम पद्धति है। देखिए ये कौन सी पद्धति है, इसके बारे में जान लिया जाए तो वर्गीकरण की वह पद्धति जिसमें जीवधारियों के रंग, रूप, आकार, आकृति, निवास स्थान, विशेषकर मानव के उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। तो इस प्रकार के पद्धति को हम क्या कहते हैं, कृत्रिम पद्धति। क्या कहते हैं? कृत्रिम पद्धति कहते हैं, ठीक है। तो देखेंगे कृत्रिम पद्धति जो है सबसे पहले जीवधारियों का जो वर्गीकरण किया गया प्रारंभ के समय में, तो वास्तव में कृत्रिम रूप से ही वर्गीकृत किया गया, क्लासिफाइड किया गया, क्योंकि अभी बायोलॉजी उतना विकास नहीं किया था और इतने जीवों की खोज भी नहीं हुई थी, इतने जीवों के लक्षणों के बारे में पता भी नहीं था, ठीक है। इसलिए उस समय कृत्रिम विधि से किया गया। जैसे एग्जाम्पल के रूप में निवास स्थान के आधार पर किया गया। जो स्थल पर रहता था, निवास करता था, उसे स्थलचर कहा गया। जो जल में रहता था उसे जलचर कहा गया और जो नभ पे रहता था नभचर कहा गया, ठीक है। इस आधार पर वर्गीकरण किया गया, ठीक है। इसके अलावा मानव की उपयोगिता और अनुपयोगिता के आधार पर भी जीवधारियों का वर्गीकरण किया गया। जैसे लाभदायक जंतु, हानिकारक जंतु, ठीक है। जो लाभदायक थे वो मानव को लाभ प्राप्त उससे करते थे, या जो हानिकारक थे उससे हानि प्राप्त होती थी। तो इस आधार पर किया जाता था। इसके अलावा उपयोगी अनुपयोगी जंतु के आधार पर, ठीक है, तो इसके आधार पर भी किया गया है, ठीक है। तो ये कृत्रिम पद्धति है। क्या है? कृत्रिम पद्धति है।
वास्तव में देखा जाए तो कृत्रिम पद्धति से ही सर्वप्रथम वर्गीकरण जो किए थे अरस्तु महोदय किए थे। अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले कृत्रिम पद्धति के आधार पर ही जीवधारियों का वर्गीकरण किए। उन्होंने पौधों का वर्गीकरण जो किए थे वह उनके ऊंचाई के आधार पर किए थे, उनकी लंबाई के आधार पर किए थे। जैसे जो 1 मीटर से कम वाले लंबाई के थे उन्हें शाक कहा, और जो 1 मीटर से 2 मीटर के मध्य की लंबाई के थे उन्हें झाड़ी कहा, और जो 2 से अधिक 3, 4, 5, 10 मीटर की ऊंचाई वाले थे उन्हें वृक्ष कहा। इस आधार पर उन्होंने पौधों का वर्गीकरण किया। लेकिन जंतुओं का वर्गीकरण जो है अरस्तु ने जो रुधिर कणिकाओं में आरबीसी होता है, आरबीसी की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर भी किया। तो ये सभी कृत्रिम पद्धति के अंतर्गत आता है। ठीक है, दूसरा देखेंगे पद्धति क्या है। दूसरा जो है प्राकृतिक पद्धति है, जिसे नेचुरल कहते हैं, नेचुरल सिस्टम कहते हैं, प्राकृतिक नेचुरल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, देखेंगे वर्गीकरण की वह पद्धति जिसमें जीवधारियों की संरचना, विकासी क्रम, ठीक है, इसके अलावा उत्पत्ति के आधार पर जब वर्गीकरण किया जाता है तो इस प्रकार के वर्गीकरण को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक वर्गीकरण कहते हैं। एक बार और देखेंगे कि जीवधारियों का जब वर्गीकरण उनकी संरचना, उनके प्राकृतिक विकास, उत्पत्ति तथा क्रमिक विकास के आधार पर किया जाता है तो इस प्रकार के वर्गीकरण को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक पद्धति द्वारा वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे इस पद्धति का उपयोग कैरोलस लीनियस ने किया। कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले 1758 ईस्वी में, देखेंगे कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने 1758 ईस्वी में एक पुस्तक, जीवधारियों के वर्गीकरण से संबंधित एक पुस्तक प्रकाशित की जिसे हम सिस्टमा नेचुरी कहते हैं। ये बता चुके हैं आप लोगों को पहले चैप्टर में भी, सिस्टमा नेचुरी कहते हैं उस पुस्तक को। उसी पुस्तक में जीवधारियों के वर्गीकरण करने के लिए, ठीक है, जो भी बातें हैं उनमें वर्णन किया गया है। और उसी में देखेंगे पुस्तक में द्विपद जीवधारियों के नामकरण करने के लिए द्विपद नामकरण पद्धति द्वारा वैज्ञानिक नामकरण किया गया है। जीवधारियों के वैज्ञानिक नामकरण करने के लिए द्विपद नाम पद्धति द्वारा ही नामकरण किया गया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसमें देखेंगे कि जो कैरोलस लीनियस थे उनके समय में जीवधारियों का जो वर्गीकरण किया गया था मुख्य रूप से देखेंगे कि 2 जगतों में किया गया था। कैरोलस लीनियस के समय काल में जीवधारियों का जो वर्गीकरण किया गया था 2 जगतों में किया गया था। 2 जगत था, एक जो था पादप जगत और एक जो था जंतु जगत, जिसे हम कहते हैं कैरोलस लीनियस के समय में या उनके काल समय में जो भी जीवधारी थे उनको 2 जगतों में बांटा गया, एक पादप जगत, एक जंतु जगत। पादप जगत को हम प्लांटी कहते हैं और इनके अंतर्गत पौधों को रखा गया। ठीक है, इसके अलावा जंतु जगत को हम एनिमेलिया भी कहते हैं। ठीक है, और इनके अंतर्गत सभी जंतु रखे गए। ठीक, बाद में देखा गया कि बहुत से ऐसे प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसके अलावा यूकैरियोटिक युक्त जीवधारी, एक कोष की, बहुकोष की, फंजाई, कवक जो होते हैं, इन जब जीवधारियों की खोज हुई, इनके बारे में जब बढ़िया से पता चला और जब इनके लक्षण के बारे में पता चला तो इस पद्धति में दोष आ गया, यानी इस पद्धति को गलत सिद्ध कर दिया गया, क्योंकि इनको रखने के लिए इस पद्धति के द्वारा उचित स्थान नहीं मिला। जो एक कोष की जीवधारी हैं
बहुकोशियों, कुछ बहुकोशिकीय भी हैं और फंजाई हैं, इनको इस पद्धति के द्वारा वर्गीकरण करके उचित स्थान नहीं दिया गया, जिसके कारण यह पद्धति क्या हो गया, गलत सिद्ध हो गया। फिर भी यह आधुनिक पद्धति के लिए सहायक जनक है, क्योंकि इन्हीं पद्धतियों का सहयोग करके हम आगे की जो पद्धतियां हम लोग बनाए हैं जीवधारियों को वर्गीकरण करने के लिए, इन्हीं पद्धतियों का सहयोग लेते हैं। इसलिए इसको हम 100% गलत नहीं कह सकते हैं। कुछ इसमें दोष हैं, कमियां हैं, लेकिन कुछ अच्छे भी गुण हैं इनमें, जिनके आधार पर जीवधारियों को इस पद्धति के द्वारा वर्गीकरण किया गया है। अगला देखेंगे, तीसरा जो होगा, तीसरा है जात वृत्ति पद्धति। जात वृत्ति पद्धति होगा फाइलोजेनेटिक सिस्टम। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ये तीसरा। देखिए वह पद्धति जात वृत्ति के अनुसार देखेंगे, जीवधारियों के वर्गीकरण करने की वह पद्धति जिसमें जीवधारियों के क्रमिक विकास और जात वृत्ति संबंधों के आधार पर, क्रमिक विकास और जात वृत्ति संबंधों के आधार पर जब वर्गीकरण किया जाता है तो इस प्रकार के वर्गीकरण को क्या कहते हैं, जात वृत्ति पद्धति कहते हैं। तो ये प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो ये कुछ हद तक सही है। जात वृत्ति जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम है जिनके द्वारा हम जीवधारियों का क्लासिफिकेशन करते हैं, ये कुछ हद तक सही है और सर्वमान्य भी है। इसका वर्तमान में हम लोग उपयोग करते हैं, इसी पद्धति के द्वारा जीवधारियों का वर्गीकरण वर्तमान में किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा 3 पद्धतियाँ जिनके द्वारा जीवधारियों का क्लासिफिकेशन किया जाता है। ठीक, अगला टॉपिक देखेंगे। अगली टॉपिक क्या है, अगली जो टॉपिक है वो है जीवधारियों का आधुनिक वर्गीकरण। जीवधारियों का आधुनिक वर्गीकरण, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखेंगे जीवधारियों को आधुनिक समय में जीवधारियों को वर्गीकरण करने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने अपने मतानुसार जीवधारियों का वर्गीकरण किया। कोई वैज्ञानिक 3 जगतों में बांटा है समस्त जीवधारियों को, किसी ने 4 जगतों में बांटा है, किसी ने 5 जगतों में, किसी ने 6 जगतों में बांटा है, किसी ने 7 जगतों में बांटा है। इस प्रकार अलग अलग संख्या के जगतों में जीवधारियों को बांटा है। लेकिन इन सभी वर्गीकरणों में देखा जाए आधुनिक समय में तो सबसे सर्वमान्य जो वर्गीकरण है वो R.H. व्हिटकर का क्लासिफिकेशन है। R.H. व्हिटकर नामक वैज्ञानिक ने सन 1969 ईस्वी में R.H. व्हिटकर देखेंगे R.H. व्हिटकर लिखा जाता है। R.H. व्हिटकर नामक वैज्ञानिक ने सन 1969 ईस्वी में समस्त जीवधारियों को 5 जगतों में बांटा। ठीक है, कितने जगतों में? 5 जगतों में बांटा। इसलिए इसके वर्गीकरण को हम 5 सिस्टम किंगडम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये 5 जगतों में बांटा। कौन कौन से जगत है? ठीक है, इनके द्वारा दिए गए जो क्लासिफिकेशन है R.H. व्हिटकर द्वारा, ये सर्वमान्य है। जो
प्रेजेंट टाइम में भी इसका उपयोग किया जाता है और सही माना जाता है, क्योंकि यह मैक्सिमम जो है सही सिद्ध होता है जीवधारियों की क्लासिफिकेशन, क्योंकि इन्हीं के बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे, सबके वर्गीकरण के बारे में नहीं जानना है। यहाँ पे केवल हम RH विटकर के ही क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे। तो देखेंगे जो भी किंगडम है, जगत, ठीक है, जितने भी जीवधारी हैं उन सब जीवधारियों को, यहाँ तो जीवधारी होगा ना, ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीवधारी हैं समस्त जीवधारियों को 5 जगतों में RH विटकर ने बांटा। कौन कौन सी? पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, क्या है? दूसरा है प्रोटिस्टा, आई होगा ना, प्रोटिस्टा। तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और पांचवा जो है एनिमेलिया। ये 5 जगतों में बांटा। कौन कौन से? मोनेरा, ठीक है, प्रोटिस्टा, इसके अलावा फंजाई और प्लांटी और एनिमेलिया। ये 5 जगतों में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, इस पृथ्वी में पाए जाने वाले जितने भी अभी तक जीवधारी हैं, सभी जीवधारियों को 5 जगतों में बांटा, ठीक है। मोनेरा को देखेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लीजिए। मोनेरा किंगडम के अंतर्गत आने वाले उन जीवधारियों को रखा जो प्रोकैरियोटिक थे। क्या थे? प्रोकैरियोटिक, सरल प्रकार के थे, ठीक है, एक कोशिकी थे और प्रोकैरियोटिक। कोशिका 2 प्रकार की होती है, आप लोग पढ़े होंगे इससे पहले वाले क्लास में, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है उस कोशिका को कहते हैं जिनमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता अथवा अनुपस्थित होता है, ठीक है। और एक कोशिकी जीव उन्हें कहेंगे जिनका शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है और समस्त जैविक क्रियाएं एक ही कोशिका के अंदर जीव द्रव्य में संपादित होती हो, ठीक है, उन्हें एक कोशिकी कहेंगे। तो देखेंगे मोनेरा जो है, इसके अंतर्गत जितने भी जीवधारी आते हैं मोनेरा के अंदर, सभी के सभी एक कोशिकी और प्रोकैरियोटिक होते हैं। जैसे बैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल, इसके अंतर्गत रखा, यानी बैक्टीरिया को, नीले हरे शैवाल को मोनेरा के अंतर्गत रखा, ठीक है। प्रोटिस्टा के अंतर्गत, तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत उन जीवधारियों को रखा RH विटकर ने जो यूकैरियोटिक थे, यानी उनमें केंद्रक पूर्ण रूप से, ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है उसे हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। क्या है? तो यूकैरियोटिक कोशिका वाले थे और एक कोशिकी थे। जैसे इसके अंतर्गत पैरामीशियम आ जाएगा, अमीबा आ जाएगा, युगलिना आ जाएगा, ये सब आ जाएंगे, और भी इनके हैं, पौधे भी इसके अंतर्गत हैं, ऐसी बात नहीं। फंजाई, कवक कहते हैं, इनके अंतर्गत सभी कवकों को रखा, जितने भी कवक होते हैं, जैसे कुकुरमुत्ता है, ठीक है, फफूंद है, ये सभी इनके अंतर्गत रखे जाते हैं। प्लांटी, इनके अंतर्गत सभी पौधों को रखा जिनके अंदर प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है और अपने भोजन का निर्माण करते हैं, अर्थात स्वपोषी होते हैं, तो इनके अंतर्गत रखा। देखिए प्लांटी जो है यूकैरियोटिक और बहुकोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक होते हैं। एनिमेलिया के अंतर्गत सभी के सभी यूकैरियोटिक और इसके साथ साथ बहुकोशिकीय थे, और इसके अंतर्गत सभी जंतुओं को रखा, ठीक है। इसके अंतर्गत हम लोग भी आते हैं, एनिमेलिया के अंतर्गत ही आते हैं, हम लोग भी जंतु ही हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग किंगडम मोनेरा पढ़ेंगे। अब एक एक यही 5 पढ़ना है, इसी 5 को हमें लग रहा है पढ़ने में बहुत लंबा टाइम लगेगा, क्योंकि एक एक का पढ़ेंगे तो एक एक चैप्टर है, एक एक का एक एक चैप्टर है। मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, फंजाई, उसके अलावा प्लांटी और एनिमेलिया, इसी को पढ़ने में हमें लग रहा है 5 चैप्टर आएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मोनेरा जगत, उनके विशिष्ट लक्षण, सामान्य लक्षण, ठीक है, उनको कितने भागों में बांटे गए, इनके अंतर्गत कौन कौन से जीवधारी आते हैं,
इनके बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल अगले वीडियो लेकर उपस्थित